चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कॉमन, उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, ठीक हो। तो हमें क्या निकालना है, सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इस प्रश्न के माध्यम से सार्व गुणनखंड क्या होता है इसको भी सीख लेंगे। तो हमें संख्या 20 का और क्या करना है, संख्या 28 का सार्व गुणनखंड बताना है। तो स्टूडेंट बताइए 20 को हम लोग कैसे कैसे, 20 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। एक हो सकता है भाई, एक से 20 को काटोगे तो 20 कट जाएगा। चलिए 2 से काटोगे तब भी 20 कट जाएगा। अब 3 से तो नहीं कटेगा 20, तो 3 क्या है, 20 का गुणनखंड नहीं है। 4 हमारा 20 का गुणनखंड हो जाएगा। 5 भी 20 का एक गुणनखंड होगा। अगर 10 की बात करें तो 10 भी 20 का एक गुणनखंड हो जाएगा। और 20 की बात करें तो 20 भी हमारा एक गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड का मतलब, जैसे जो 20 है स्टूडेंट, आप 20 को किस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 1 से अगर 20 को काटेंगे तो 20 पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। 2 से काटेंगे तब भी विभाजित हो जाएगा। 4 से काटेंगे तब भी विभाजित हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 10 से काटेंगे, 20 से काटेंगे, पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो ये 1 2 4 5 10 20 ये क्या है, गुणनखंड है। किसके, 20 के। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। 28 यहां पर लिखा गया है, तो 28 के लिए 1 हो जाएगा। और क्या हो सकता है बताइए, 2 हो जाएगा। 2 भी 28 को पूरी तरीके से काट देगा। 4 की बात करें तो 4 सते 28 भी काट देगा, 4 भी काट देगा। अब क्या बताइए, 6 काट पाएगा, नहीं, सीधे सीधे 7 काटेगा। 7 चौके 28। अब आगे चलिए, उसके बाद 14 हो जाएगा और 14 के बाद डायरेक्टली 28। अब देखिए इनमें जो कॉमन है वही सार्व गुणनखंड हो जाएगा 20 और 28 का। लिखिए संख्या 20 और 28 का सार्व गुणनखंड, संख्या 20 और 28 का सार्व गुणनखंड। अब स्टूडेंट सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा आप बताइए। देखिए हमने 20 का गुणनखंड जो था वो उसको लिख लिया, 28 के गुणनखंडों को भी हमने लिख लिया। अब जो दोनों में होगा, जैसे यहां पर देख रहे हैं, यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 है। तो 1 क्या है, 20 और 28 का एक सार्व गुणनखंड है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 है, तो इसका मतलब 2 भी सार्व गुणनखंड है। यहां पर देखिए 4 है और यहां पर भी 4 है, तो 4 भी 20 और 28 का एक सार्व गुणनखंड है। अब इसके अलावा बताइए क्या आपको और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यही 1 2 4 20 और 28 के सार्व गुणनखंड हो गए स्टूडेंट, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। जो दोनों में होगा उसी को हम लिखेंगे। चलिए अब हम लोग बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब आप लोग इस बी नंबर पर ध्यान दीजिए, इसमें 15 और 25 के लिए बताना है। तो यहां पर लिख लीजिए संख्या 15 और यहां पर आप लिख लीजिए संख्या 25। तो 15 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 3 होगा भाई, 5 2 नहीं होगा, ठीक है। 2 से आप 15 नहीं काट पाओगे, 3 हो जाएगा। और 3 के बाद बचाइए क्या हो जाएगा, 5। 5 के बाद सिर्फ और सिर्फ 15 होगा। यहां पर 25 के लिए देखिए 1 हो जाएगा और इसके बाद क्या होगा, 2 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, डायरेक्टली 5 होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 25 ही होगा, ठीक है। अब 15 और 25 का सार गुणनखंड लिखिए, 15 और 25 का सार्व गुणनखंड। तो बताइए स्टूडेंट क्या होगा। देखिए जो दोनों में होगा, यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 है, तो 1 15 और 25 का क्या है, एक सार्व गुणनखंड है, ठीक है। 1 हो गया। आगे देखिए यहां पर 3 है, यहां पर नहीं है, यहां पर 5 है तो यहां पर भी 5 है, तो इसका मतलब 5 क्या है, 15 और 25 का एक सार्व गुणनखंड है। और कुछ नहीं मिल रहा स्टूडेंट, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और 35-50 पर ध्यान देते हैं। तो आप इस 35-50 को देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए 35 और आप यहाँ पर लिख लीजिए 50 और इसके गुणनखंड लिखिए। 35 को देखिए, 35 का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा 1, और बताइए क्या 3 होगा? नहीं होगा। 4 भी नहीं होगा। 5 पे चलेंगे, 5 हो जाएगा, 7 होगा, 7 पचे 35, उसके बाद तो सिर्फ 35 ही होगा। आगे 50 के लिए देखिए, 1 है, 50 2 से भी पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 दाम 50, ठीक है। 6 7 8 9 किसी से भी नहीं होगा, डायरेक्टली 10 से होगा, और उसके बाद ये 25 से होगा, और फिर 50 से ही होगा। अब देखिए 35 और 50 का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? लिखिए 35 और 50 का सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड। तो बताइए स्टूडेंट क्या हो जाएगा 35 और 50 का सार्व गुणनखंड? यहाँ पर देखिए जो दोनों में होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, तो 1 हो जाएगा कि नहीं होगा? आप बताइए, सोच लीजिए। 1 हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 5 है तो क्या यहाँ पर 5 है? नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, तो 5 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 35 है, कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 35 और 50 का सार्व गुणनखंड 1 और 5 होगा। चलिए अब हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस डी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों आप लोग इस डी नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है? 56 और 120 का हमें सार्व गुणनखंड बताना है, ठीक है। तो 56 के लिए देखिए 1 हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो 56 कट जाएगा, 28 आएगा, 2 से कट जाएगा। 3 से काट करके देखिए, 3 से नहीं कटेगा, काट के चेक कर सकते हो, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होगा। 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा। 4 से देखिए, 4 से काट करके देखिए क्या कटेगा? 4 1 के 4, 1 5, 4 चौके 16, 4 से कट जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 5 से काटोगे तो नहीं कटेगा, 6 से काटोगे तो 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटोगे तो 7 8 56, 7 से कट जाएगा। 8 से काटोगे तो 8 7 56, भैया 8 7 56, 8 से भी कट जाएगा। 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, उसके बाद 14 से कटेगा, ठीक बच्चों। और 14 के बाद आपको चलना पड़ेगा किसके पास? 14 के बाद लग रहा किससे कटेगा? सोच करके बताइए। 16 18 20 22 24 डायरेक्टली कटेगा किससे? 28 से, ठीक स्टूडेंट। और 28 के बाद ये सिर्फ और सिर्फ 56 से कटेगा। यहाँ पर 120 के लिए देखिए, 120 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 40 आएगा, ठीक है। 4 से काटोगे तो 30 आएगा, 5 से काटोगे तो 24 आएगा, 6 से काटोगे तो भी 20 आएगा, 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। 7 से नहीं कटेगा, 8 से काटोगे तो 15 आएगा, 8 से भी कट जाएगा, ठीक है। 8 से भी कट जा रहा है स्टूडेंट। आप नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे काट काट करके चेक करना, ठीक है। 8 से काटोगे तो 8 1 के 8, 4 12 40, 8 5 40, ऐसे 8 से कट जा रहा, देखिए। 9 से काटोगे तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए, अंकों का जो योग है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, 9 से नहीं कटेगा। 10 से तो कट ही जाएगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से कटेगा, और 16 17 18 19 डायरेक्टली 20 से कटेगा, और उसके बाद 30 से कटेगा, 40 से कटेगा, और 40 के बाद ये 60 से कटेगा, 60 के बाद डायरेक्टली किससे कटेगा बच्चों? 120 से। अब हमें 56 और 120 का सार्व गुणनखंड निकालना, लिखिए 56 और 120 का सार्व गुणनखंड, का सार्व गुणनखंड, ठीक है स्टूडेंट आप लोग पहाड़े याद कर लीजिए अगर ना याद हो, ठीक है। 56 और 120 का सार्व गुणनखंड, तो देखिए जो दोनों में होगा, यहाँ पर 1 है तो भाई यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा सार्व गुणनखंड के रूप में।
यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। चलिए देखिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 4 है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी 4 है। ठीक स्टूडेंट, लिख दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 7, यहाँ पर कहीं 7 नहीं है, यहाँ पर 8 है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी 8 है, तो इसका 8 भी सार्वगुणनखंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर 14, 28, 56, कहीं पे 14, 28, 56 आपको दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो 1, 2, 4, 8 यही हमारा क्या हो गया? सार्वगुणनखंड हो गया। किसका? 56 और 120 का। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2, और आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें भी हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है, लेकिन अब इसमें अंकों की संख्या क्या हो गई? 3 हो गई, तो हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ए को लिख लीजिए। ए नंबर में क्या दिया है? संख्या 4 दी गई है, संख्या 8 दी गई है और संख्या 12 दी गई। इनके जितने भी गुणनखंड हैं सभी गुणनखंडों को लिख लीजिए। ठीक स्टूडेंट, 4 का एक गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 स्वयं इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, 8 के लिए 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और उसके बाद 8 होगा। इसके लिए देखिए 12 किस किस संख्या से कटेगा बताइए? 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और उसके बाद 12 से कटेगा। अब सार्वगुणनखंड निकालना, लिखिए संख्या 4, 8 और 12 और 12 का सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, तो स्टूडेंट सार्वगुणनखंड क्या होगा आप बताइए। देखिए अब तक सार्वगुणनखंड कैसे निकाल रहे थे? जो सब में होता है, तो यहां पर देखिए 1 इसमें है, 1 इसमें है, तो 1 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा? 1 सार्वगुणनखंड हो जाएगा। चलिए 2 पर चलते हैं। 2 यहां पर है तो 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, तो 2 भी इसका एक सार्वगुणनखंड हो जाएगा। आगे देखिए 4 यहां पर है, 4 यहां पर है, 4 यहां पर भी है, तो 4 भी इसका क्या हो गया? सार्वगुणनखंड। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और आप देखिए कहीं कुछ है ही नहीं, इसके पास है ही नहीं। चलिए हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों आप लोग इस बी नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया गया? संख्या में 5 दिया गया है, 15 दिया गया है और 25 दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसके जितने भी गुणनखंड हैं लोग सभी गुणनखंडों को लिखते हैं। एक 5 को पूरी तरीके से काटेगा, 5 भी काट देगा 5 को, उसके बाद कोई नहीं काट सकता। ठीक है, 1 काटेगा, 3, 5 और ये देखिए 1 तो सब में काटता है भाई, 1 भी काटेगा, 2 नहीं काट सकता, 3 नहीं काट सकता, 4 नहीं काट सकता, डायरेक्टली 5 काटेगा और उसके बाद 25 काटेगा। तो 5, 15 और 25 का सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? लिखिए संख्या 5, 15 और 25 का सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, तो स्टूडेंट सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो यहां पर भी 1 है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा? 1 यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, तो 1 क्या हो जाएगा? इसका एक सार्वगुणनखंड होगा। यहां पर देखते हैं 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है और यहां पर भी 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा? 5 भी इसका एक सार्वगुणनखंड होगा। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है स्टूडेंट आपको? नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हो, मैं इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज निकालना है। अब ध्यान से देखना, अब तक हम क्या निकाल रहे थे? अब तक हम सार्वगुणनखंड निकाल रहे थे। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम सार्वगुणज निकालेंगे। तो गुणज क्या है, गुणनखंड क्या है, इसको आप लोग समझिए। देखिए
अब तक क्या हो रहा था कि हमारे पास कोई संख्या थी, जैसे हमारे पास संख्या 25 थी, तो संख्या 25 को जो संख्याएं काट सकती थी पूरी पूरी, इस बात पर ध्यान दीजिए, संख्या 25 को जो संख्याएं पूरी पूरी विभाजित कर सकती थी वही इसकी क्या थी, गुणनखंड थी। जैसे हमने 1 लिखा था, 5 लिखा था और 25 लिखा था, तो ये क्या थे, गुणनखंड थे। लेकिन अब गुणज की बात कर रहा है, ठीक है। गुणज का मतलब जैसे हमने यहाँ पर कोई संख्या लिखी, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने 5 लिखी, तो हमें 5 के गुणज लिखना है। तो अब ये जो संख्या 5 है ये किस किस को काट सकती है, हमें वो लिखना है, ठीक है। अब तक इसको जो संख्याएं काट सकती थी हम वो लिख रहे थे गुणनखंड में। गुणज में क्या हो जाएगा, ये संख्या 5 किस किस संख्या को काट सकती है वो हमें लिखना है, ठीक है। जैसे 5 5 को काटेगी, 10 को काटेगी, 15 को काटेगी, 20, 25, ऐसे और आगे तक जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर हम 5 के गुणजों की बात करें तो 5 के गुणज क्या हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25। तो इसी तरीके से अब हमें सार्व गुणज निकालने हैं, ठीक है। अभी प्रश्न हल करेंगे तो चीजें आप लोगों के समझ में आ जाएंगे, ठीक है। लिखिए सॉल्यूशन। हमें क्या दिया गया, संख्या 6 दिया गया है और संख्या में 8 दी गई, ठीक है। तो 6 के हम लोग गुणज लिखते हैं स्टूडेंट, लिखते चलिए। 6 का पहला गुणज क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, 12। भाई 6 को काट देगी, 12 को काटेगी, 6 त्रिक 18 से आप 6 का पहाड़ा लिखते चलिए। 6 त्रिक 18, 24 को काटेगी, 30 को काटेगी, 36 और उसके बाद 42। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए क्योंकि हमें सार्व निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर ध्यान से देखिए, चलिए 42 हो गया और 48 हो जाएगा, उसके बाद 54। चलिए इसके लिए देख लेते हैं। 8 8 को काटेगा, 16 हो जाएगा। 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, ठीक है। अब हमें 3 निकालने हैं, तो देखिए क्या 3 मिल रहा, 8 यहां पर है, नहीं मिल रहा है। यहां पर देखिए पहला में क्या मिलेगा, 24 यहां पर है, 24 यहां पर भी 1 मिल जाएगा और उसके बाद अभी हमें 2 मिल रहा है। इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर 60 हो जाएगा, 66 हो जाएगा और 72 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 56 है, 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 9 72। तो अब आप लिख दीजिए, आप इसको आगे ले जा सकते हैं लेकिन हमें प्रथम 3 लिखने हैं, प्रथम 3, ठीक है। तो देखिए 6 और 8 के, 6 और 8 के प्रथम 3 गुणज, प्रथम 3 गुणज। अब स्टूडेंट हमें सार्व गुणज निकालना, प्रथम 3 सार्व गुणज, ठीक है। यहां पर आप सार्व कर लीजिए, प्रथम 3 सार्व गुणज हमें निकालने हैं। तो सार्व गुणज का मतलब जो इसमें भी हो, सार्व का मतलब होता है कॉमन, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर 6 क्या है, यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 12 यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर 18 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर भी 24 है। तो प्रथम 3 निकालने हैं, तो प्रथम हमारा क्या हो गया, 24 हो गया। चलिए अब देखिए 30 यहाँ पर है, यहाँ नहीं, यहाँ 36 यहाँ नहीं, यहाँ 42 यहाँ नहीं है, यहाँ 48 है तो यहाँ पर भी 48 है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 48, ठीक स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिख दीजिए 48। अब तीसरा देखते हैं, यहाँ पर 54 यहाँ नहीं है, यहाँ 60 यहाँ नहीं है, यहाँ 66 यहाँ नहीं, यहाँ पर 72 है तो यहाँ पर भी 72 है। तो प्रथम 3 निकालने थे तो प्रथम 3 हमारे पास हो गए। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। संख्या लिखिए क्या दिया गया है, संख्या में दी गई 12 और संख्या क्या दी गई 18। तो भाई इसके गुणज लिखते हैं, मल्टीपल लिखिए। 12 का तो 12 ही होगा, उसके बाद 24, 12 तिहाई 36, 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108, 108 भी इसका एक गुणज है और 120 होगा और इसके आगे भी आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसको अभी निकालते हैं। 18 का देखिए 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54। हमको तो पता है नहीं कहाँ तक जाएगा तो वो भी हम निकालते हैं ना। 18 चौक 72, 18 पंचे 90,
108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144। ठीक है, यहीं तक लिखते हैं। अब देखिए, लिखिए 12 और 18 की संख्या जो हमारी 12 है और 18 है, 12 और 18 के सार्वगुणज, सार्वगुणज। ठीक है, प्रथम 3 सार्वगुणज ऐसा लिखिए। 12 और 18 के प्रथम 3 ही बताना है, प्रथम 3 सार्वगुणज। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर 12 यहां नहीं है, यहां पर नहीं, यहां पर 36 दिख रहा है, तो पहला क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहां पर आप 36 लिख दीजिए। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर 48 नहीं, 60 नहीं, 72 यहां पर दिख रहा है और 72 यहां पर भी, दूसरा हमारे पास मिल गया 72। अब स्टूडेंट देखिए, यहां पर 108 है, यहां पर भी 108 है, यहाँ 144, यहाँ 144। अब आपको प्रथम 3 लिखने हैं, अगर आप 144 वाला लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। प्रथम 3 देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, तो हमारा यहाँ पर 108 है, यहाँ पर भी 108 है। ठीक है, तो 108 आप लिख दीजिए। अगर 4 बोला होता तो हम इसको भी लिख देते यहाँ पर, लेकिन 3 ही बोला है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और प्रथम 3 बोला है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। प्रथम 3 1 2 3, 1 2 3 प्रथम 3 हो गए, ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है, 100 से छोटी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज है। 100 से छोटी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज है। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग 3 के गुणज लिख लेते हैं, फिर 4 के गुणज लिख लेते हैं, उसके बाद 3 और 4 के जो सार्वगुणज हैं हम उसको लिखेंगे। ठीक है, 3 का गुणज लिखिए, 3 होगा, 6 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ऐसे लिखते चलिए, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, और 3 दाम कितना हो जाएगा 30, और 11 तिया 33, 12 तिहाई 36, 13 तिया 39। ठीक है, 3 गुणे 13 करोगे तो 39 आएगा, और 14 तिया 42, 15 तिया 45, 15 के बाद 16 तिया 48। ऐसे आपको लिखने में सुविधा होगी। ठीक है, नहीं तो आप 3 जोड़ते जाइए, 48 में 3 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, और 51 में 3 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा, 54 में 3 जोड़ोगे 57 हो जाएगा, 57 में 3 जोड़ोगे 60 हो जाएगा, 100 तक चलना है। 60 में 3 जोड़ोगे 63, ये सब 3 से कट रही है, देख रहे हो। 21 को देखिए, 63 को 3 से काटोगे तो 21 आएगा। तो ये जो संख्याएं हम लिख रहे हैं ना, कट रही हैं, तो 3 फिर जोड़ोगे तो कटेगी संख्या, तो 63 3 66, यानी कि 22 तिहाई 66। ठीक है, तो यहाँ पर 66 3 69, 69 3 72, और 72 3 कितना हो जाएगा 75, 75 3 हो जाएगा 78, और 78 में 3 जोड़ोगे स्टूडेंट 81, और 81 भी 3 से कट रहा है। ठीक है, सारी संख्याएं 3 से कट रही हैं, आप चेक कर सकते हो। 81 के बाद 84, 81 3 84, और 84 के बाद 84 3 87, और 87 3 क्या हो जाएगा 90। आगे चलिए, 90 में 3 जोड़ोगे 93, 93 में 3 जोड़ोगे 96, और 96 में 3 जोड़ोगे 99। स्टूडेंट अब आगे जाओगे तो संख्या 100 के पार चली जाएगी। ठीक है, तो हमें 100 से छोटी लिखनी है, तो 99 100 से क्या है, छोटी है। चलिए इसी तरीके से हम 4 के लिए लिखते हैं, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, ऐसे 4 जोड़ते चले जाइए स्टूडेंट। 24 4 28, 28 4 32, 32 में 4 जोड़ोगे 36, 36 में 4 जोड़ोगे 40, 40 में आप 4 जोड़ोगे 44, 44 में आप 4 जोड़ोगे 48, 48 में 4 जोड़ेंगे 52, 52 में 4 जोड़ेंगे 56, और 56 में 4 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 60। चलिए 60 में 4 जोड़ देते हैं 64, 64 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 68, 17 चौका 68, काटोगे तो 17 आएगा। ठीक है, 68 में 4 जोड़ोगे 72, 72 में 4 जोड़ोगे 76, और 76 में 4 जोड़ोगे 80, 80 में आप 4 जोड़ोगे 84, 84 में आप 4 जोड़ेंगे तो 88, 88 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 92, 4 96। बस अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि क्योंकि बताइए क्या हो जाएगा क्योंकि 100 से 100 के बराबर आ जाएगी, हमें 100 से छोटी चाहिए।
लिखिए 3 और 4 के सार्वगुणज क्या हो जाएंगे? 100 से छोटी, 100 से छोटी 3 और 4 के, संख्या जो 3 है और संख्या 4 है, 3 और 4 के सभी गुणज। तो 100 से छोटी संख्या 3 और 4 के सभी गुणज क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? अब देखिए सभी सार्वगुणज, ठीक है, यहां पर सार्व लिख लीजिएगा इसके बीच में। तो सभी सार्वगुणज क्या हो जाएंगे? देखिए जो दोनों में हो, यहां पर 3 है, यहां पर 3 नहीं, यहां पर 6, यहां पर 6 नहीं है, ठीक है, यहां पर 12 है। तो पहला में क्या मिल रहा है? देखिए पहला में मिल रहा है 12, तो यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर क्या है? 12 है, तो पहला गुणज मिल गया सार 12। आगे देखिए यहाँ पर 15, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 18, यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर क्या मिलेगा इसके बाद डायरेक्टली? यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पर 24 है। देखते चलिए आप लोग, यहाँ पर 24 है, कोई छूट ना जाए। तो यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 27। देखिए जो संख्या 3 से भी विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, वही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी अब हमें मिल रहा है कि यहाँ पर 36 है और यहाँ पर भी 36 है, तो 36 आप लिख लीजिए। आगे देखिए 39, 42, और यहाँ पर डायरेक्टली हमारा क्या जाएगा? 48 पर। तो यहाँ पर 48 है और यहाँ पर भी 48 है, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। आप ऐसे गोली नहीं बनाओगे, हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए 52, तो यहाँ पर 51 है, 54, 56 है। देखिए यहाँ पर 51, यहाँ पर नहीं है, 54। डायरेक्टली अब किस पे चलेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पर 60 है और यहाँ पर भी 60 है, तो 60 हो गया। चलिए अब कहाँ पर चलेंगे? 63 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 66 है। अब डायरेक्टली हम किस पे चलेंगे? 72 पे, ठीक है। 72 इसमें भी कोई संख्या नहीं है, 72 इसमें है और 72 यहाँ पर भी है, तो लिख दीजिए 72। अब आप ध्यान से आगे देखिए 72 के बाद क्या मिलेगा? 72 के बाद हमें मिल रहा, देखिए 12 सतह 84 और 21 चौक 84, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्टली 84 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 87 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 90 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 93 यहाँ पर नहीं, ऐसे आप चेक करना, ठीक है। यहाँ पर 96 है, तो यहाँ पर भी 96 है, ऐसे देख लीजिए। और बताइए क्या इसके बाद आपको कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है स्टूडेंट। तो 100 से छोटी 3 और 4 के सार्व, सभी सार्वगुणज क्या आ गया? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर जल्दी से पहुंच जाइए। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं? क्या है? सह अभाज्य हैं। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सह अभाज्य संख्या होती क्या है, ठीक है। चलिए यहां पर हमने एक संख्या 5 ले लिया और यहां पर हमने एक संख्या 3 ले लिया, ठीक स्टूडेंट। चलिए 5 के सभी आप गुणनखंड लिखिए, क्या हो जाएगा? 5 के सभी गुणनखंड 1 होगा और क्या हो जाएगा? 5 होगा। यहां पर देखिए 3 के लिए लिखते हैं 1 और क्या हो जाएगा? देखिए 3 होगा, यही होगा। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, यहां पर 1 के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं है, ठीक है भाई। देखिए यहां पर 1 है, सार्व गुणनखंड 1 के अतिरिक्त आपको क्या कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ठीक है, जिसमें 1 के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्या जिसमें 1 के अतिरिक्त और कोई सार्व गुणनखंड ना हो, और कोई सार्व गुणनखंड ना हो, तो ऐसी संख्याएं स्टूडेंट क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें 18 और 35 लिखिए आप, 18 लिख लीजिए, 35 लिख लीजिए। इनके आप सभी गुणनखंडों को लिखिए। देखिए 1 होगा और क्या हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा,
3 से काटोगे तो 3 भी हो जाएगा, और 6 से काटोगे 6 भी आएगा, ठीक है। और उसके बाद 9 से कटेगा डायरेक्टली, उसके बाद 18 से। यहाँ पर देखिए 35 में 1 से कटेगा, और 3 से नहीं कटेगा डायरेक्टली, 5 से कटेगा, 5 के बाद 7, और 7 के बाद 35। देख सकते हो आप, इसमें 1 के अतिरिक्त क्या आपको कोई भी सार्वगुणनखंड दिख रहा है? तो लिखिए 18 और 35 सार्वगुणनखंड कितना? 1 है। सार्वगुणनखंड क्या है स्टूडेंट? 1। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो? सार्वगुणनखंड 1 है, इसलिए संख्या 18, 35, 18 और 35 क्या है स्टूडेंट? 18 और 35 सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो स्टूडेंट इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक इसी तरीके से आप लोग बी वाले में देखिए, बी के सभी गुणनखंड आप लिख लीजिए। 15 दिया गया है, 37 दिया गया है, तो 15 को आप कैसे लिख सकते हो बताइए? 1 लिखोगे, भाई 1 से काटोगे तो 15 कट जाएगा, 3 से काटोगे तब भी 15 कट जाएगा। गुणनखंड लिख रहे हैं, ठीक है, 15 के। और यहां पर देखिए 5 से काटेंगे तब भी 15 पूरी तरीके से कट जाएगा। और किससे कटेगा? देखिए फिर 15 15 से ही कटेगा। 37 के लिए देखिए 1 से कटेगा, और 37 तो उसके बाद हमको दिख रहा है 37 से ही कटेगा। तो यहाँ पर सार्वगुणनखंड क्या है? 1। सार्वगुणनखंड क्या है स्टूडेंट? सार्वगुणनखंड क्या है? 1 है। इसीलिए जो हमारी संख्या है, संख्या क्या 15 और 37, संख्या 15 और 37 क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक स्टूडेंट, तो ये भी हमारी सहभाज्य संख्या हो गई। सी हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि देखिए 30 को हम 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 होगा, 3 होगा। और यहाँ पर देखिए ए 5 से भी कटेगा, ए भी 5 से कट जाएगा। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है 1 के साथ साथ 5 भी हो जाएंगे, और उसके अलावा आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 साफ दिख रहा है। 5 से काटोगे तो 30 कट जाएगा, और इसको काटोगे तब भी 30 कट जाएगा। ठीक है, चलिए लोग डी नंबर पर चलते हैं। ए सहभाज्य नहीं है, तो हमारी ए वाली सहभाज्य है, ए वाली सहभाज्य है। इस पर चलते हैं डी नंबर पर। देखिए यहाँ पर 17, यहाँ पर 68 है, तो 17 का गुण 17 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? देखिए 1 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। और यहाँ पर 68 के लिए देखिए अब 1 से अधिक मिल जाएंगे, भी देखना सार्व गुणनखंड आपको 1 होगा। और यहाँ पर देखिए 2 भी हो जाएगा, और इसका 4 हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे कि चलिए आगे चलते हैं, और इसके और आपको मिलेगा 17 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 के अतिरिक्त आपको सार्वगुणनखंड के रूप में 17 भी मिल जा रहा है, यानी कि ए संख्या भी हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। हमें सार्वगुणनखंड के रूप में सिर्फ और सिर्फ 1 मिलना चाहिए, और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग ई नंबर पर चलते हैं। देखिए इस तरीके से आप तेजी के साथ हल कर सकते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के अतिरिक्त इसमें और भी गुणनखंड मिल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए ई नंबर में, ई नंबर में क्या दिया गया है? 216 और 215, 216, 215। तो यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 1 मिलेगा। 3 से देखिए चेक करिए, 2 से तो पहली बात कट जाएगा, 2 से हो जाएगा। 3 से देखिए 6 1 7 2 9, यानी कि 3 भी मिलेगा यहाँ पर। 5 2 7 1 8, तो यहाँ पर ये 3 से नहीं कटेगा, 3 इसका गुणनखंड नहीं होगा, 5 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 6 से कटेगा ये, और इसके बाद आगे चलते हैं। ये 5 से कट रहा है, 7 से चेक करिए, तो 7 3 21, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। 11 से देखिए, 11 के 11, और 11 10 21 105, 11 से नहीं कटेगा। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या देख पा रहे हो? ये संख्या 216 है, संख्या 215 है। तो ये संख्या 216 215, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है 1 के अतिरिक्त और कोई भी सार्व गुणनखंड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है,
संख्या 216, 215 है। अगर आपके पास कुछ संख्याएं इस तरीके से, जैसे 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, 7 8, ऐसे आपके पास क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसमें आपको 1 के अतिरिक्त और कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या 216 और 215 है, तो इसमें भी 1 के अतिरिक्त आपको कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं मिलेगा। इसलिए जो संख्या है एक क्या है, एक सहभाज्य संख्या, ठीक। आप लिख करके भी चेक करना। चलिए यहाँ पर देखिए 81 और 16 एफ नंबर पर चलते हैं हम लोग। तो आप इस एफ नंबर को ध्यान से देखिए, एफ नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, 81 और 16 दिया गया। क्या दिया गया, 81 और 16। तो ऐसे लिखिए 81 और आप ऐसे लिख लीजिए 16, और इसके सभी गुणनखंड लिखिए। 1 होगा यहाँ पर, और ये देखिए 8 1 9, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, और उसके बाद डायरेक्टली ये 9 से कटेगा। फिर देखना 9 के बाद किससे कटेगा, 27 3 81, 27 से कटेगा, 27 से कटेगा, और उसके बाद ये डायरेक्ट 81 से ही कटेगा, ठीक है। यहाँ पर देखते 16 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, और किससे, 4 से, 8 से, और स्वयं 16 से। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर भी है, 1 के अतिरिक्त और कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं लिखे। सार्व गुणनखंड क्या है, 1 है, और जब सार्व गुणनखंड 1 है तो इसलिए संख्या हमारी क्या हो जाएगी, जो संख्या में दी गई है 81 और जो 16 है, सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन आप लोग समझ गए, और उसके साथ साथ आपने इसको कैसे पहचानते हैं, कैसे इसको हमने सॉल्व किया, ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग लिख दीजिए ए बी और ई एफ सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अब हम लोग 7 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 7 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस तरीके से आप लोग 6 नंबर पर चलेंगे, देखेंगे 6 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस 6 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। कोई संख्या है जो किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है, ठीक स्टूडेंट। तो वो जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 60, ठीक है। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाज्य होगी। तो वो जो संख्या है वो 60 से हमेशा विभाज्य होगी, ठीक है। लिखिए वह संख्या 60 से हमेशा विभाज्य होगी, वह संख्या 60 से क्या होगा, 60 से सदैव विभाज्य होगी, सदैव विभाज्य होगी, ठीक है स्टूडेंट। कोई ऐसी संख्या है, कोई ऐसी संख्या है x जो 5 से भी कट रही है, और ये जो संख्या x है 12 से भी कट रही है, तो इसका जो मल्टीपल होगा वो संख्या उससे हमेशा विभाज्य होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक संख्या 12 से विभाज्य है, कोई संख्या है, एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्याएं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। भाई कोई संख्या है x, हम मान ले रहे हैं वो क्या है, 12 से विभाज्य है। अब बात कही जा रही है और कौन सी संख्याएं जिनसे यह मतलब यह 12 जो है, 12 किन किन संख्याओं से विभाज्य, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है और बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर ढंग से समझ लीजिए। कोई संख्या है जो 12 से विभाज्य है, और हमसे पूछा जाए जो यहाँ पर यह संख्या यानी कि ये जो 12 है, ये 12 किससे विभाज्य है। लिखिए, लिखिए सॉल्यूशन, 12 किससे विभाज्य, लिखिए 12 1 से कट जाएगी, 2 से काटोगे कट जाएगी, 3 से काटोगे कटेगी, 4 से काटोगे कटेगी, 6 से कटेगी, 12 को आप 12 से काटोगे तो भी कट जाएगी, ठीक है। तो किससे विभाज्य, देखिए
12 की बात ही नहीं की जा रही, 12 किससे किससे विभाज्य, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। तो ठीक स्टूडेंट, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारी संख्या है 12 का हमने गुणनखंड लिख लिया, 1 2 3 4 6 12 है। तो 12 की बात की जा रही, तो 12 हमारा किससे, इन संख्याओं से हमेशा विभाज्य होगा। लिखिए। अतः संख्या 1 2 3 4 6 से विभाज्य होगी। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन था, प्रश्नावली थी, इस प्रश्नावली के सभी सवालों को हमने सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।